नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अंतर्गत भाग ब में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे थे। उसी क्रम में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम मूल अधिकारों की बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में और हमारे भारतीय संविधान कहाँ से ग्रहण किए गए, वर्तमान में इनका स्वरूप कैसा है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ब्रिटेन के राजा ने अपने मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर अपने नागरिकों को सर्वप्रथम नागरिक अधिकार पत्र प्रदान किया था। उन्हीं नागरिक अधिकार पत्रों को वर्तमान में हम मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं और ये 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा द्वारा प्रदान किए गए थे। तो सबसे पहला ही हमारा सवाल ये है कि सबसे पहले मूल अधिकारों की बात कहाँ हुई? ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा नामक शहर में। और इसी कारण मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कब हुई? तो 1215 ईस्वी। किस स्थान पर हुई? मैग्ना कार्टा। किस देश में हुई? ब्रिटेन के अंदर हुई। ठीक है। और भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला राष्ट्र फ्रांस है। लेकिन इसी के साथ विश्व में सर्वप्रथम अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने वाला प्रथम राष्ट्र आपका अमेरिका है दोस्तों। ठीक है। तो यदि हम ये बात करें, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, यदि हम बात करें जो हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार हमने जो अमेरिका से ग्रहण किए हैं, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित सभी मौलिक अधिकार जो हैं समस्त लोगों को प्राप्त नहीं हैं। इनमें से कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो यहां हम बात करेंगे भारतीय नागरिकों को केवल कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत 5 अनुच्छेद ऐसे हैं या 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कौन कौन सा है? देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 15 आपके यहाँ ये जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 आपका जो है तमाम प्रकार के हमारे यहाँ इसमें स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा व संस्कृति से संबंधित हैं दोस्तों। तो अब आपसे यहां जब एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि केवल भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो आपको यहां पर 5 आपको आंसर देना है। 5 अनुच्छेद जो प्रदान किए गए हैं कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना 15, 16, 19, 29 और 30। इसी के साथ में एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का सवाल भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त नहीं है?
केवल भारतीयों को प्राप्त नहीं है, तो इन्हें छोड़कर जो अन्य होगा वो केवल भारतीयों को प्राप्त नहीं होगा, वो साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को, यानी कि जो भारत की भूमि पर जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को इन 5 मूल अधिकारों को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यानी कि मैं बात करूं अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 14, इसके बाद में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सभी अनुच्छेद जो हैं भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं दोस्तों। तो आपसे वो यहां से सवाल घुमा फिरा के पूछ लेगा, आपसे यहां से सवाल इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आपको फिर ये 5 अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे दोस्तों। अब मैं बात बता दूं, देखो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। जी हां, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की स्थिति में लागू होता है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए अलग से किसी आदेश या अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। लेकिन यदि मैं बात करूं आगे, तो यदि बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन करना हो तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं हो सकते दोस्तों। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति हमारे सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। तो हमारा यही सवाल बनता है, एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार, ठीक है। या राष्ट्रपति किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकते, तब भी आपका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21 होगा दोस्तों। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल यदि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, यानी कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो क्या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी? जी नहीं दोस्तों। इसीलिए मैंने यहां उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यदि सशस्त्र विद्रोह की दशा में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त नहीं होंगी। यानी कि केवल 2 ही दशाएं, युद्ध और बाहरी आक्रमण की दशा में ही आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त होंगी। और यदि बाहरी आक्रमण या यदि सशस्त्र विद्रोह आता है तो आपके जो मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वतः ही नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, यदि हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? आपसे सवाल पूछा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। वहां ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश होता है, प्रधानमंत्री होता है, भारत के राष्ट्रपति होता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इस प्रकार से उल्लेखित होता है। हमारे बहुत ही आसान और सरल सवाल दोस्तों एग्जाम में आते हैं, तो हमें प्रत्येक सवाल को कवर करते हुए चलना है जिससे हमारा एक भी सवाल गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जो हमारे यहाँ विषय वस्तु बचती है, हम उसके बारे में यदि बात करें तो हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में हमारे यहाँ पर 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान संविधान में हमारे यहाँ पर 6 मूल अधिकार हैं। यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उल्लेखित संपत्ति का मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसी मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क यानी कि नया अनुच्छेद 300 क स्थापित किया भाग 12 में, और इसी में हमारा संपत्ति का विधिक अधिकार के रूप में से जोड़ा गया या विधिक अधिकार के रूप में से वर्तमान में दर्जा प्राप्त है। विधिक यानी कि कानूनी अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है
आपको सवाल मिलेगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार, विधिक अधिकार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा विधिक अधिकार। यदि सवाल बदल जाए कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था तो मूल अधिकार, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, विधिक अधिकार है। दोस्तों आपसे अक्सर ये एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया या कब समाप्त किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वर्तमान में संपत्ति का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा 300 क या 300 ए। ठीक है, किस भाग में है, वर्तमान में भाग 12 में है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ यदि मैं आगे बात करूं तो वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उनको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। ट्रिक क्या है, समान स्वतंत्रता के शोध संस्कृति का उपचार। दोबारा पढ़ लीजिए, समान स्वतंत्रता के शोध संस्कृति का उपचार। समान यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। यदि हम बात करें शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धैर्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी कि संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, आगे हम बात करें उपचार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपसे यहां जो सवाल वो पूछता है, वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा वर्तमान में एक मौलिक अधिकार नहीं है, और इसमें आपका संपत्ति का मूल अधिकार भी वो दे देगा। तो आपको विशेषता यहां से ध्यान रखना है दोस्तों। आगे वो आपसे पूछेगा कि समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, तो 14 से 18 तक हैं। यदि वो अनुच्छेदों की संख्या पूछता है तो कितनी होगी, 5, यानी कि समानता के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की कुल संख्या 5 है। इसी के साथ अपना अगला सवाल बनता है, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं 19 से 22, या संख्या पूछे तो 4। इसी के बाद में यदि हम आगे बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 23-24, संख्या में 2। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो 25 से 28 अनुच्छेद में ये मध्यवर्णित है, और टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 4। देखो मैंने फिर आपको कहा है, उंगलियों पे काउंट करने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करें। कई बार बच्चा जोड़ता है 25 और 3 28 होते हैं, 25 को आप भूल गए क्योंकि 25 खुद भी यहाँ पे काउंट किया जा रहा है दोस्तों। आप अक्सर एग्जाम में ऐसा नहीं करें। बहुत सारी जो गलतियां स्टूडेंट से होती हैं वो देखने में यही आती हैं कि एग्जाम ड्यूरेशन में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के कारण ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, और इन्हीं गलतियों से हमें बचना है, क्योंकि यदि आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 2.5, 1 नंबर, 1.5 नंबर ऐसे ही एग्जाम में रह जाते हैं मेरिट लिस्ट में। तो हमें विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा एक भी सवाल गलत नहीं हो, हमारी खुद की किसी माइनर मिस्टेक की गलती के कारण। ये अलग हो सकता है कि सवाल गलत प्रिंट हो जाए, वो एक अलग बात है दोस्तों। तो देखिए, इसके बाद में हम बात करें शिक्षा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। यानी कि टोटल यदि हम बात करें तो टोटल कितने अनुच्छेद हो गए, इसमें 2। इसके बाद में आपका अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत यदि आप बात करें तो टोटल 1 अनुच्छेद है दोस्तों। अब आपसे वो पूछ सकता है कि वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, या सीधा पूछ सकता है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं तो अनुच्छेद 12 से 35। और यदि संख्या पूछता है तो संख्या याद रखना दोस्तों, वर्तमान में 23 है। 23 कैसे, देखिए 12 से अगर आप 20 तक जोड़ेंगे तो टोटल 9, तो ये काउंट होंगे, और इसके बाद में 21 से लेकर 30 तक 10 वो हो गए, 19 हो गए। 19 के बाद में आपको पता है 35 तक मौलिक अधिकार थे तो 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 19 और 5 24, 24 हो गए। लेकिन हमने ये मूल संविधान में टोटल कितने थे, 24, जब संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारे यहां संविधान में वर्णित था। लेकिन संपत्ति का मौलिक अधिकार हमने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया तो कितने बचे, 23। यानी कि वर्तमान में मूल अधिकारों संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 23। इसी प्रकार अगर वो पूछ ले कि मूल अधिकारों के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना वर्तमान में 18 है
और मूल संविधान में पूछ ले तो 19, क्योंकि उस समय आपको ज्ञात होगा संपत्ति का मूल अधिकार भी एक मूल अधिकार था दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी सवाल यहां पर जो है कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं, देखो दोस्तों, आप ऐसा नहीं सोचें कि सर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में जो विषय वस्तु दी गई है और वो विषय वस्तु हमारे किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं उसी के अनुरूप हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हम अधिक से अधिक विषय वस्तु का रिवीजन कर पाएंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को हम याद रख पाएंगे। यदि मैं आपके सामने, आपको कोई आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर तो बनना ही नहीं है कि आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है तो आपको एक एक चीज को विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। जी नहीं, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आप उनके भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अनावश्यक रूप से इतना सारा मैटर पढ़ लेते हैं जिसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेरे विषय में यानी कि भारतीय संविधान में, राज व्यवस्था में आप निश्चिंत रहिए, आपके सभी सवाल सही होंगे। बस आप समय निकालकर हमारे विषय को थोड़ा समय दें जिससे आप इसे अध्ययन कर सकें और बार बार इसका रिवीजन करें दोस्तों। मैं एक और, देखो दोस्तों, यहां पर एक और चीज बता देना चाहता हूं, अभी दिमाग में आई है, मैं लिखना भूल गया। देखो, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? आपसे सवाल पूछ सकता है कि मूल अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक या सकारात्मक। तो देखो दोस्तों, यहां में हमें उत्तर देना है मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। इसका कारण आप कहेंगे सर नकारात्मक कैसे है? देखो, मैं इसकी जैसे यहां लिख देता हूं, बता देता हूं कि प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। यानी कि जो प्रकृति है ये नकारात्मक है, और ये प्रकृति नकारात्मक क्यों है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, प्रकृति नकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये जो हमें मौलिक अधिकार हैं ये राज्य या व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। यानी कि आपके कार्यों में, व्यक्ति के मूल अधिकारों में राज्य को हस्तक्षेप करने से रोका गया है। आप किसी भी मौलिक अधिकार को उठाकर देख लें तो उसमें यही कहा राज्य ये नहीं करेगा, राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यदि आप अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, इसके बाद में आप अनुच्छेद 15 में जाएंगे तो वहां पे 5 आधारों पर आपके साथ विभेद नहीं करने के लिए राज्य को कहा गया है। अनुच्छेद 16 में भी 7 आधारों के आधार पर सरकारी नौकरियों में आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा राज्य। यानी कि ये हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कि एक नकारात्मक, जो इनकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है दोस्तों। आपके एग्जाम में जब सवाल आए तो आप क्या करेंगे कि मूल अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, आपको यही आंसर करना है। उम्मीद करता हूं इसके अंदर सभी पॉइंट्स हमने जो है पूरे क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप इसे एक बार जो है नोट्स के रूप में सभी को उतार लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए दोस्तों। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आप यकीन मानिए, क्योंकि 5 साल से मुझे पढ़ाने का तजुर्बा है और राजस्थान पुलिस में सैकड़ों सिलेक्शंस हमने दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे ये जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।